नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लगातार इतिहास विषय के इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे विदित है, इतने वीडियो देख ही चुके हो, मेरे इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है तो उनको बता दें, मैं सुरेंद्र गिंटाला, इतिहास व्याख्याता, डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर, और हमारा इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है, डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो साम्राज्य विस्तार जो था वो भारत की किन सीमाओं तक फैला हुआ था। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि उत्तर के अंदर, एक बार पुनः थोड़ा सा देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की उत्तरी सीमा थी वो कहां तक थी। अगर उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा कहां तक थी? हिमालय क्षेत्र तक थी। कहां तक थी? हिमालय क्षेत्र तक थी। किस शासक ने मदद की थी? प्रवर्तक नाम के एक राजा था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग किया था, और उसी के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की उत्तरी सीमा कहां तक स्थापित कर दी थी? हिमालय तक स्थापित कर दी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूर्वी सीमा कहां तक थी। तो पूर्व में भारत की सीमा कहां तक फैली हुई थी मौर्यों के समय या चंद्रगुप्त मौर्य के समय? तो वो हम पढ़ रहे थे कि बंगाल तक फैली हुई थी। कहां तक फैली हुई थी? बंगाल तक फैली हुई थी। यहाँ पर बोगरा जिला है। कौन सा? बोगरा। और उसके अंदर एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम भी संयोग से क्या है? महास्थान। यहाँ से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ, इसलिए इस अभिलेख को हम क्या कहते हैं? महास्थान अभिलेख। क्या कहते हैं? महास्थान अभिलेख। तो देखिए, पूर्वी सीमा कहां तक थी? बंगाल में बोगरा यानी कि महास्थान तक थी, और वहां से एक लेख मिला, इसलिए उसको क्या कहते हैं? महास्थान अभिलेख कहते हैं। इसमें हमें जानकारी दो प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की पूर्वी सीमा कहां तक थी? बंगाल तक थी। और महास्थान अभिलेख से दूसरी हमें क्या पता चलता है? दूसरी इस चीज का हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम 12 वर्षों के अंदर भीषण अकाल पड़ा था। क्या हुआ था? अंतिम 12 वर्षों के अंदर क्या हुआ था? अकाल पड़ा था। और इसकी जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? महास्थान अभिलेख से होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की जो पश्चिम सीमा थी वो कहां तक थी, यानी कि पश्चिम सीमा कहां तक फैली हुई थी? तो वो कहां तक फैली हुई थी? सौराष्ट्र गुजरात तक। कहां तक फैली हुई थी? सौराष्ट्र गुजरात तक फैली हुई थी। सौराष्ट्र गुजरात तक फैली हुई थी। ये जानकारी हमें किस लेख से पता चलती है? देखिए, अलग अलग दिशाएं हैं। पूर्वी दिशा की जानकारी हमें किस लेख से प्राप्त होती है? तो महास्थान अभिलेख से। लेकिन ठीक ऑपोजिट है कि पश्चिम दिशा यानी कि मौर्यों की पश्चिम सीमा या चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिम सीमा कहां तक फैली हुई थी? तो कहां तक थी? सौराष्ट्र गुजरात तक थी। और ये हमें पता किससे चलता है कि सौराष्ट्र गुजरात से एक, यानी कि इसको गिरनार भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? स्थान को गिरनार भी कह देते हैं। इसलिए हमें यहां से एक लेख प्राप्त हुआ जिसको हम क्या कहते हैं? जूनागढ़। जूनागढ़ कह लो या गिरनार कह लो, एक ही बात है। तो यहां से हमें क्या है कि जूनागढ़ लेख प्राप्त हुआ है। तो इसको हमने क्या नाम दिया है? जूनागढ़ लेख। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी सीमा कहां तक थी? सौराष्ट्र गुजरात तक थी, गिरनार तक। यहां से हमें क्या है? एक लेख प्राप्त हुआ है। कौन सा? जूनागढ़ लेख। जूनागढ़ लेख जो लिखवाया किस शासक ने था उसकी बात कर रहे थे। उस शासक का नाम क्या था? रुद्रदामन प्रथम। क्या नाम था? रुद्रदामन प्रथम। ये किस जाति का शासक था? शक जाति का एक शासक था। शक एक विदेशी जाति थी, लेकिन ये भी भारत में कुछ समय तक राज्य करते हैं। और शक जाति का एक बड़ा ही प्रसिद्ध शासक होता है जिसका नाम क्या है? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। और जूनागढ़ अभिलेख की भाषा कौन सी है? संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत। इसलिए भारत का सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा में लेख कौन सा है, या संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला लेख कौन सा है? तो कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का रचयिता कौन है? रुद्रदामन। कौन है? रुद्रदामन। भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? ये यहां तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है उसकी बात कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिम सीमा की जानकारी देने वाला लेख कौन सा है? रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया लेख है। भारत का संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला लेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख है। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिम सीमा का। और
इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था कि एक मौर्य शासक हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पर पश्चिम सीमा कहां तक थी, सौराष्ट्र तक। कहां तक थी, सौराष्ट्र गुजरात तक थी। तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए एक प्रसिद्ध झील का निर्माण किया था। यहां पर क्या की थी, एक झील बनाई थी, और उस झील का नाम क्या है, सुदर्शना झील। क्या नाम है, सुदर्शना झील। यानी कि सिंचाई के लिए एक झील का निर्माण किया गया सौराष्ट्र गुजरात में, और उस झील का नाम क्या है, सुदर्शना झील। क्या नाम है, सुदर्शना झील। सुदर्शना झील जो बनाई थी वो किस मौर्य शासक ने बनाई थी? हम किस मौर्य शासक को पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शना झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शना झील का निर्माण करवाया था। यह जानकारी किस लेख से पता चलती है, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलती है। जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें दो बातों का पता चलेगा कि एक तो मौर्यों की या चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिम सीमा कहां तक थी, सौराष्ट्र गुजरात तक थी, और प्रसिद्ध सुदर्शना झील का निर्माता कौन सा शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य था। उस समय क्या हुआ करते थे, प्रांतपति हुआ करते थे। मौर्यों की केंद्रीय शासन व्यवस्था थी, केंद्र का शासन जो संचालित किया जाता था वो पाटलिपुत्र से, मगध से संचालित किया जाता था, और उस समय मौर्यों के यहाँ प्रांत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे। और जैसे मौर्य मगध तो क्या था, एक भारत यानी कि देश था, और उसमें क्या थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उनको प्रांत कहते थे। और उन प्रांतों की शासन व्यवस्था प्रांतपति देखते थे, गवर्नर देखते थे। तो यहां पर सौराष्ट्र यानी कि इस दिशा का प्रांतपति था, वो कौन था, यहां का एक प्रांतपति हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। क्या नाम था, पुष्यगुप्त वैश्य। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिम सीमा सौराष्ट्र गुजरात तक। इसने यहां पर एक प्रसिद्ध झील बनाई, कौन सी, सुदर्शना झील बनाई थी। सुदर्शना झील का निर्माण जो हुआ था, यह सुदर्शना झील का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था, इस झील का निर्माता नो डाउट कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं थोड़ी आएगा, उसने यहाँ के प्रांतपति को आदेश दिया था, और यहाँ का प्रांतपति कौन हुआ करता था, पुष्यगुप्त वैश्य। तो पुष्यगुप्त वैश्य के दिशा निर्देशन में प्रसिद्ध सुदर्शना झील का निर्माण किया गया था। तो देखिए जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है। जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिम सीमा सौराष्ट्र गुजरात तक थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंचाई के लिए प्रसिद्ध सुदर्शना झील का निर्माण करवाया था, और ये झील के निर्माण की जो देखरेख का कार्य किया किसने किया था, पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। वो यहाँ का गवर्नर यानी कि प्रांतपति हुआ करता था। तो हम जैसे ही आपको कहा था चंद्रगुप्त मौर्य की चारों दिशाओं को पढ़ेंगे, एक दिशा के साथ एक पार्ट उसका खत्म हो जाता है। उत्तर में गए तो प्रवर्तक नाम के शासक से मदद लेकर के हिमालय को जीता। पूर्व में गए तो महास्थान अभिलेख से पता चला कि इसकी सीमा कहां तक थी, बंगाल तक थी, और अंतिम 12 वर्षों में भीषण अकाल पड़ा था। उसके बाद हम पूर्व पश्चिम की दिशा में गए तो यहाँ पर इसकी पश्चिमी सीमा कहां तक थी, सौराष्ट्र गुजरात तक थी। कैसे पता चला, जूनागढ़ अभिलेख से। किस अभिलेख से पता चला, जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चला। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था, संस्कृत भाषा में लिखवाया था। और देखिए एक जगह हम कभी पढ़ेंगे भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत, उसके अंदर जूनागढ़ अभिलेख का पूर्ण वर्णन आता है। यही चीज होगी उसमें, यही चीजें बताई जाएगी उसमें कि जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था, क्या लिखा हुआ मिला, किस भाषा में मिला, तमाम तरह की बातें वहां भी दोबारा की जाएगी। तो देखिए जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चला कि यह भारत का सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखा गया लेख था। और यहाँ पर सुदर्शना झील का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसकी देखरेख में पूरा हुआ था, पुष्यगुप्त वैश्य की देखरेख में पूरा हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिम सीमा कहां तक फैली हुई थी। यानी कि बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की उत्तरी सीमा की हम बात कर चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की पूर्वी सीमा की हम बात कर चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिम सीमा की हम बात कर चुके हैं। लेकिन बीच में एक महत्वपूर्ण स्थान और बच जाता है जिसको हम नाम देते हैं उत्तर पश्चिम। क्या देते हैं, उत्तर पश्चिम। चंद्रगुप्त मौर्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा कहां तक फैली हुई थी उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए
हम चारों दिशाओं को पढ़ेंगे। जैसे दिशाएं पूरी होगी चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा कहां तक फैली हुई थी। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा इस दिशा को जानने के लिए। जैसे हमें पढ़नी है चंद्रगुप्त मौर्य की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा, कौन सी पढ़नी है? उत्तरी पश्चिमी सीमा की बात करनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा यानी कि ये जो दिशा थी वो कहां तक फैली हुई थी, या यूं कह सकते चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की उत्तरी सबसे उत्तरी सीमा, उत्तरी पश्चिमी सीमा कहां तक टच करती थी, उसके बारे में हमने पढ़ना है। एक पहले वीडियो में हमने एक दिन बात भी की थी, जैसे एग्जाम पैटर्न के नेक्स्ट जो वीडियो आपका जो आया था मौर्य वंश को चंद्रगुप्त को शुरू करना था, वहां पर हमने एक छोटा सा नाम पढ़ के आए थे कि कभी मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर महान कहते हैं, वो कभी भारत पर 3 दूनी 6 करने, क्या आया था? 3 दूनी 6 करने, यानी कि 326 ईस्वी पूर्व के अंदर भारत पर आक्रमण करने आया था। लेकिन सिकंदर की तो कभी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सिकंदर का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। यानी कि सिकंदर का एक गवर्नर था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। अब सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनान का शासक कौन बन गया? सेल्यूकस निकेटर बन गया। और सेल्यूकस निकेटर ये चाहता था कि मेरा गुरु यानी कि उसका राजा जो सिकंदर था वो भारत को जीतना चाहता था, लेकिन जीत नहीं पाया था। लेकिन मेरे गुरु के सपने को मैं पूरा करूंगा, अर्थात मेरे मालिक के सपने को मैं पूरा करूंगा। ऐसा कौन कहता है? सेल्यूकस निकेटर कहता है। और सेल्यूकस निकेटर पुनः भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। और जब सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करेगा वो समय होगा 305 ईस्वी पूर्व का। वो समय कौन सा होगा? 305 ईस्वी पूर्व का समय होगा। ये सन डालते ही कुछ स्टूडेंट जो है वो भ्रमित हो गए हैं। वो कह रहे कि सर ये कैसे हो रहा है? सेल्यूकस निकेटर तो राजा बना बाद में, यानी कि 326 ईस्वी पूर्व में तो सिकंदर था। उसके मरने के बाद वो भारत पर आक्रमण करने कब आएगा? 305 ईस्वी पूर्व में आएगा। तो सर ये सन घटते हुए कैसे चल रहा है? कुछ स्टूडेंट की ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे ही अपनी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी तब भी आपको समझाऊंगा मैं। और यहाँ पर एक दिन ऐसा वीडियो भी डालेंगे जिसके अंदर हम ईस्वी पूर्व इन सन की बात भी जरूर करेंगे। तो फिलहाल तो क्या है कि 305 ईस्वी पूर्व के अंदर सेल्यूकस निकेटर जो था, यानी कि ईसा के जन्म से 305 साल पहले, तो यहाँ पर क्या था? सेल्यूकस निकेटर ने भारत को जीतने की इच्छा से आक्रमण कर दिया। यहां से सेल्यूकस निकेटर क्या करेगा? भारत पर आक्रमण करने के लिए आएगा। लेकिन इस समय भारत का सम्राट कौन था? तो किस शासक को हम पढ़ रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ रहे हैं। 305 ईस्वी पूर्व के अंदर जैसे ही सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया तो इसका सामना किससे होगा? चंद्रगुप्त मौर्य से होगा। किससे होगा? चंद्रगुप्त मौर्य से होगा। 305 ईस्वी पूर्व में, या यूं कह सकते हैं गुरु जो सेल्यूकस निकेटर का गुरु सिकंदर तो 3 दूनी 6 करने भारत आया था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर 3-5 करने भारत आया था। क्या करने आया था? 3-5 करने भारत आया था। 3-5 का मतलब 305 ईस्वी पूर्व में। और भारतीय 3-5 तो किसी के अपनों की भी नहीं सुनते, किसी विदेशी की तो कैसे सुन लेंगे? तो यहाँ पर क्या था? सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईस्वी पूर्व में जब आक्रमण किया तब भारत का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य बड़ी ही वीरता से लड़ा और यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिया? पराजित कर दिया था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य की एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी कि इसने यूनान के आक्रांता सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया था। और सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर विवश होकर के चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करेगा। क्या करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करेगा। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करेगा। तो युद्ध कब हुआ? 305 ईस्वी पूर्व में हुआ। यूनानी आक्रांता कौन था इस समय? सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईस्वी पूर्व में किस भारतीय शासक के साथ युद्ध किया था? तो किस भारतीय शासक के साथ युद्ध किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बुरी तरह से सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। और यहाँ पर अंततः क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य क्या हुई? एक संधि हुई थी। और इस संधि के अंदर यहां पर क्या है? इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई थी। इस संधि में क्या थी? कुछ शर्तें थी। वो शर्तें कौन कौन सी थी? थोड़ी उस पर बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा
कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा कहां तक फैली हुई थी। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा। तो हमने पढ़ा कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर का गवर्नर सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, यूनान का शासक बन जाता है और वो भारत को जीतने के उद्देश्य से पुनः भारत आता है। और इस बार समय था 305 ईस्वी पूर्व का। 305 ईस्वी पूर्व के अंदर यहाँ पर चंद्रगुप्त इस समय भारत का सम्राट था और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य 305 ईस्वी पूर्व के अंदर युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य विजेता हुआ और सेल्यूकस निकेटर ये युद्ध हार गया। यहाँ पर एक संधि हुई और वो 305 ईस्वी पूर्व के अंदर संधि हुई थी। इस संधि का बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है एपियानस ने। एक यूनानी इतिहासकार है जिसका नाम क्या है, एपियानस, यानी कि एपियानस नाम का एक इतिहासकार था। उसने इस संधि का वर्णन किया है। इस संधि में शर्तें क्या क्या रखी गई थी वो बात कर लेते हैं। इस संधि के अंदर पहली शर्त रखी गई थी कि सेल्यूकस निकेटर, पराजित कौन हुआ था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो था ये पराजित होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से संधि स्वरूप क्या कहता है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि हम यहाँ पर एक संधि कर लेते हैं और इस संधि के साथ हम वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। और इसी संधि के तहत क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलना। क्या नाम था, हेलना। हेलना या इसको कार्नेलिया भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, कार्नेलिया प्रथम, सॉरी कार्नेलिया द्वितीय। ध्यान रखना कि सेल्यूकस निकेटर ने इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कैसे कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलना या कार्नेलिया द्वितीय के नाम से जो जानी जाती है, इसकी शादी किससे कर दी, भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी शादी कर दी थी। तो इस तरीके से 305 ईस्वी पूर्व के अंदर जो एक ऐतिहासिक संधि होती है, इस संधि के अंदर क्या था, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलना की शादी किससे कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और इसी के साथ आपके लिए एक नया प्रश्न बन गया और वो प्रश्न क्या बनेगा कि भारत का पहला ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा था। भारत का पहला ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा था, तो कौन सा था, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलना की जो शादी हुई थी ये भारत का पहला इंटरनेशनल या यूं कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय ऐतिहासिक विवाह था। इतिहास में जिसका वर्णन किया हुआ मिलता है तो वो पहला विवाह कौन सा था, हेलना और चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो संधि के अंदर क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर एक राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा है और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी किससे कर दी, हेलना की शादी किससे कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और इसी के साथ ये भारत का क्या हुआ, पहला अंतरराष्ट्रीय ऐतिहासिक विवाह हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं जब कोई पिता अपनी पुत्री की शादी कर देता है तो शादी के अंदर क्या है कि दहेज भी देना पड़ता है। अपने यहाँ परंपरा चलती है, लेकिन आजकल हम शिक्षित हो चुके हैं, ये एक कुप्रथा है जिसको बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हम तो प्राचीन समय की बात कर रहे हैं। आजकल आप लोग भी देखते हो कि खूब दहेज दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, सेल्यूकस निकेटर ने जब अपनी पुत्री की शादी की तो यहाँ पर खूब उसको दहेज दिया था। और उसको दहेज में दिया गया होगा कि जैसे 30 तोड़ा सोना कर दिया, एक आपको अच्छी गाड़ी दे दी, आपको यहाँ पर एक अच्छी बड़ी वॉशिंग मशीन दे दी, इस तरीके से काउंट करवाते हैं। तो ये राजा लोग इस तरीके से नहीं दहेज दिया करते थे। राजा तो अपनी पुत्री की शादी में क्या करते थे, प्रांत दिया करते थे, राज्य उपहार में दे दिया करते थे। तो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी की, यह पहली शर्त थी। उसके बाद अगर बात करें इस संधि की जो दूसरी शर्त थी वो क्या थी, इस संधि की दूसरी शर्त थी कि यहां पर सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत जो थे, अपने 4 प्रांत जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को संधि स्वरूप दिए थे। वो 4 प्रांत कौन से थे, उनकी अगर हम बात कर ले, हेरात, कौन सा, हेरात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं काबुल, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंधार और उसके बाद हम बात कर लेते हैं मकरान। मकरान को बलूचिस्तान भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बलूचिस्तान। तो देखिए हम बात कर रहे थे
कि सेल्यूकस निकेटर जब ये युद्ध हार गया तो उसने अपने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। कौन कौन से? हेरात, काबुल, कंधार और कौन सा? मकरान। बड़े ही इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए, हेरात, काबुल, कंधार, मकरान, जैसे ही ये 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए और इसी के साथ भारत की उत्तरी सीमा जो थी वो किसके साथ लगने लग गई थी? ईरान के साथ लगने लग गई थी। देखिए कितना लंबा चौड़ा भारत, आप नक्शे में देखना कहाँ ईरान है, कहाँ इंडिया है अपना। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की सीमाएं किसको छूती थी? ईरान को छूती थी। तो देखिए हम पढ़ रहे थे 305 ईस्वी पूर्व के अंदर क्या हुआ था कि एक युद्ध हुआ, सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी आक्रांता था और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ और संधि स्वरूप यहाँ पर क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी जो थी वो कर दी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी के साथ ये भारत का पहला ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 प्रांत भी चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट किए थे। वो 4 प्रांत कौन से थे? हेरात, काबुल, कंधार और मकरान। मकरान को बलूचिस्तान भी कहते हैं। इन 4 प्रांतों को मिलाते ही भारत की सीमा किस तट को छूने लग गई थी? ईरान की सीमा को छूने लग गई थी। किसको? ईरान को। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की उत्तरी सीमा या उत्तरी पश्चिमी सीमा कहां तक फैली हुई थी? ईरान तक फैली हुई थी। तो इतना लंबा चौड़ा भारत हुआ करता था किसके समय? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ करता था। इस संधि के तहत कुछ बातें और भी हुई थी, लेकिन समय अपने को इजाजत नहीं देता है। क्या क्या तमाम बातें हुई थी वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स को मैं नमस्कार करता हूं इसी के साथ, और ये आगाह करता हूं आपको कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।